dear students. I am C.A. Saili Limaye. I am founder of C.A. Saili's Success Mantra Professional Academy. This video series is related to basics of accounting. So बहुत सारे students मुझे पूछ रहे थे कि मैम हम साइंस बैकग्राउंड से है, हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं है अकाउंट्स का, या बहुत सारे स्टूडेंट्स का 11th-12th कोविड पीरियड में हुआ है, सो उनको भी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और डिटेल में सीखना है. तो आज से हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने वाले हैं एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे विथ सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंटिंग. देखो, अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो उसके पहले अकाउंटिंग में कौन से बेसिक टर्म्स यूज होते हैं वो हमें पहले सीखना पड़ेगा. करेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सा भी गेम सीखना है, गेम खेलना है, तो आपको पहले उसके बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए. आपको क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट में क्या क्या टर्म्स यूज करते हैं उसका पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा. करेक्ट. वैसे ही अकाउंटिंग सीखने से पहले अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं उसका नॉलेज आपको होना चाहिए, तो ही आपको समझेगा अकाउंटिंग कैसे किया जाता है. तो पहले तो हम देखते हैं कि व्हाई अकाउंटिंग इज इम्पॉर्टेंट. अकाउंटिंग करना चाहिए, कंपलसरी है या नहीं किया तो भी चलेगा. सो अकाउंटिंग इज कंपलसरी. एवरी बिजनेसमैन शुड रिकॉर्ड हिज ट्रांजैक्शन. ओके. सो देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट किया. सो आप क्या करते हो, आप रिटेलर हो, आप मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से बल्क क्वांटिटी में क्लोथ्स परचेस कर रहे हो एंड रिटेल में कस्टमर को सेल कर रहे हो. सो आपने बिजनेस स्टार्ट किया. ओके. तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. तो ये कैसे समझेगा आपको, तो आपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो ही हमें समझेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इज कंपलसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट करते हैं विथ सम बेसिक कंसेप्ट्स इन अकाउंटिंग. सो फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ ट्रांजैक्शन. ओके. तो अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए ट्रांजैक्शन के, जैसे कि आपने क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, यू हैव स्टार्टेड business of clothes, so it is a transaction. You have purchased clothes in bulk quantity from manufacturer or wholesaler, so this is also example of transaction. Third, you have sold clothes to your customers in retail, so this is also transaction. So ये सब examples हुए transaction के. So ये transaction divided है in two types. First is monetary transaction and second is non-monetary transaction. So monetary transaction नाम में ही क्या है, उसके मनी है. So जिस transaction में मनी involved है, it is monetary transaction. And the transaction in which money is not involved, then it is non-monetary transaction. So पहले हम कौन सा देखेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. सो एग्जांपल देखो, आप ग्रोसरी शॉप में गए, आपने कुछ मैगी के पैकेट्स खरीद लिए एंड आपने कैश पे किया. सो इसमें कैश इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, सो इट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. सो यही एग्जांपल, आप ग्रोसरी शॉप में गए, मैगी के पैकेट्स आपने खरीद लिए, बट उसके बदले में आपने कैश नहीं पे किया. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव सम चॉकलेट्स, कैडबरीज एंड यू हैव गिवन दो चॉकलेट्स, कैडबरीज टू शॉपकीपर. सो आपने मैगी के बदले में चॉकलेट्स एंड कैडबरीज अगर शॉपकीपर को दिए तो ये हो गया नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. उसके नीचे क्या लिखा है, बार्टर ट्रांजैक्शन. सो बार्टर का मीनिंग आपको पता होगा. बार्टर मतलब एक्सचेंज ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग. सो पुराने जमाने में जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तब बार्टर ट्रांजैक्शन ज्यादा होते थे. तो फार्मर्स क्या करते थे, मैं आपको राइस दूंगा, आप मुझे वेजिटेबल्स दो, इस टाइप के ट्रांजैक्शंस होते थे. बट अभी कौन से ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. करेक्ट. सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में भी दो टाइप्स है, एक है कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या, देखो, कैश ट्रांजैक्शन में कस्टमर जो है वो इमीडिएटली कैश पेमेंट करता है. अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन विच cash is paid or received immediately is known as cash transaction. मतलब आप शॉप में जाते हो, कुछ खरीदते हो एंड आपने इमीडिएट पेमेंट किया तो वो हो गई कैश ट्रांजैक्शन. सो इमीडिएट पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हो. यू कैन मेक कैश पेमेंट, you can
गिव हिम चेक, ओके, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर रहे हो, बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, सो कौन से भी मोड में आपने इमीडिएट पेमेंट किया तो उसको बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शन। नॉट नेसेसरी कैश में ही पेमेंट होना चाहिए तो ही कैश ट्रांजैक्शन हुई, ऐसे है क्या? नहीं, कैश ट्रांजैक्शन मतलब इमीडिएट पेमेंट। तो भले ही वो जीपे या फोन पे से पेमेंट किया है आपने तो भी वो क्या है? कैश ट्रांजैक्शन है। एंड सेकेंड कौन सा टाइप था? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, करेक्ट। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब इन शॉर्ट उधारी पे खरीदना। सो आप ग्रोसरी शॉप वाले के पास जाते हो, कुछ खरीदते हो एंड उसको अगर आप बोलते हो कि भैया मैं आपको 2 डेज के बाद पेमेंट कर रही हूं, ओके, सो आप इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन in which cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date. So first example देखो, goods sold on credit to Mr. Aman at ₹8,000। तो यहाँ पर हमने सेल किया है मिस्टर अमन को एंड गुड्स सेल किए। गुड्स सेल किए मतलब क्या? जिस थिंग्स में आप बिजनेस कर रहे हो, जिसमें आप डील कर रहे हो, जिसका आप परचेज सेल कर रहे हो, वो आपके लिए गुड्स हो गए। स्पेलिंग देखो क्या है? GOODS, ओके, GOOD सिंगुलर एंड प्लूरल ऐसे नहीं है, गुड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। सो इसका स्पेलिंग आप क्या लिखोगे? GOODS लिखोगे, ठीक है। सो गुड्स के और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। क्लोथ्स का आपका बिजनेस है तो आपके लिए क्लोथ्स क्या हो गए? गुड्स। आप अगर केमिस्ट हो तो आपके लिए मेडिसिन क्या हो गए? गुड्स। आप अगर वेजिटेबल वेंडर हो तो आपके लिए वेजिटेबल्स क्या हो गए? गुड्स। आप ग्रोसरी शॉप वाले हो तो आपके लिए ग्रोसरी हो गई गुड्स। आप स्टेशनरी का दुकान है आपका तो स्टेशनरी आपके लिए गुड्स है, ठीक है। सो गुड्स मतलब जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो। तो हमने अमन को गुड्स सेल किए हैं 8,000 के, बट अमन हमें इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है क्या? नहीं, वो बाद में पेमेंट करने वाला है। ये आपको कहां से समझा? इस वर्ड से, ऑन क्रेडिट, ठीक है। सेकेंड देखो, सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट एट ₹20,000। सो अमर सिंह को हमने क्या सेल किया है? गुड्स सेल किए हैं क्या? नहीं, हमने मशीनरी सेल की है अमर सिंह को, बट अमर सिंह हमें इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है क्या? नहीं, अमर सिंह इज गोइंग टू पे अस आफ्टर फ्यू डेज। सो इसलिए लिखा है वहां पर ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट कितनी है? 20,000। सो ये दो टाइप्स है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के, एक है कैश ट्रांजैक्शन एंड एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हमने देखा, इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट दी अनदर एंड इट इज कॉल्ड बार्टर ट्रांजैक्शंस ऑल्सो। नेक्स्ट टर्म्स देखो, एंट्री। सो एंट्री मतलब क्या होता है? इसका और एक नाम है जर्नल एंट्री। सो जर्नल एंट्री मतलब क्या? फर्स्ट टाइम आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स में उसको बोलते हैं एंट्री। सो जिस फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में या मेथड में आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आप बोलोगे एंट्री। सो रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री और जर्नल एंट्री। सो देखो, अकाउंटिंग सबने सेम करना चाहिए। अगर हर एक बिजनेसमैन ने अलग अलग अकाउंटिंग किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अलग अलग अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए, सबने सेम रूल्स फॉलो करने चाहिए वाइल डूइंग द अकाउंटिंग। जैसे ट्रैफिक के केस में सेम रूल्स सब फॉलो करते हैं। ग्रीन सिग्नल के केस में हम सारे आगे जाएंगे, रेड सिग्नल पे सारे रुकेंगे। सो ये ट्रैफिक के रूल्स है, इसलिए ट्रैफिक मैनेज हो सकता है। वैसे ही अकाउंट्स के रूल्स सबके सेम होने चाहिए। तो सबने परचेज की ट्रांजैक्शन है अगर, तो सबने सेम फॉर्मेट में ही वो एंट्री करनी चाहिए। अगर सेल की ट्रांजैक्शन हो गई आपके बिजनेस में तो सारे बिजनेसमैन ने सेल की ट्रांजैक्शन सेम ही रिकॉर्ड करनी चाहिए एंड वो फॉर्मेट है एंट्री। सो एंट्री हम नेक्स्ट टॉपिक्स में सीखने वाले हैं। एंड एंट्री करने के बाद उसके नीचे हमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देना होता है उस ट्रांजैक्शन का, उसको बोलते हैं नरेशन। सो वो नरेशन हम कहाँ पे लिखेंगे? बिलो दी एंट्री एंड इन ब्रैकेट, okay, narration will be written in bracket
एंड नरेशन का जो स्टार्टिंग है वो कैसे होता है, फ्रॉम दी वर्ड बीइंग और फॉर, ये दो वर्ड से आपको नरेशन स्टार्ट करना है एंड नरेशन आपको ब्रैकेट में लिखना है। नरेशन मतलब क्या, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक में जब हम जर्नल सीखेंगे, जर्नल एंट्रीज, तब ये आपको और डिटेल में पता चलेगा, इसके एग्जाम्पल्स आपको पता चलेंगे एंट्री एंड नरेशन के। थर्ड टर्म है गुड्स, जो हमने ऑलरेडी सीखा है। गुड्स मतलब द थिंग्स इन विच we are dealing, we are doing the business. Then next two concepts are very important, capital and drawing. So first concept देखो capital. Capital मतलब the total amount invested by the owner in the business. So for example हमने business start किया था clothes का, so वो business start करने के लिए हमें कुछ तो investment करनी पड़ेगी ना as a owner. तो जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर ने की है, अगर कैश इंट्रोड्यूस किया ओनर ने तो वो हो गया कैपिटल। अगर घर पे फर्नीचर था, वो फर्नीचर लेके आया ओनर बिजनेस में, और अभी वो वही फर्नीचर बिजनेस में ही यूज करने वाला है, सो उसने फर्नीचर इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो फर्नीचर भी क्या हो गया, कैपिटल। सो एनी इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। सो कैपिटल हमेशा कैश फॉर्म में ही रहेगा क्या, तो इसका आंसर है नहीं। सो कैश फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है, एनी फर्नीचर, मशीनरी, एनीथिंग इंट्रोड्यूस्ड, एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कैपिटल, ओके, बाय द ओनर इन द बिजनेस। एंड इसके अपोजिट है ड्राइंग, इसके अपोजिट कंसेप्ट है, उसको बोलेंगे ड्राइंग। सो ड्राइंग्स मतलब क्या, एनीथिंग विड्रॉन, एनीथिंग विड्रॉन बाय द बिजनेसमैन for the personal purpose. So for example, बिजनेस की कैश यूज करके ओनर ने उसके सन की कॉलेज फीस पे की, अ प्रोप्राइटर पेज, अ प्रोप्राइटर मतलब कौन, बिजनेसमैन, पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, फ्रॉम विच कैश, फ्रॉम बिजनेस कैश। तो ये क्या हो गया, विड्रॉवल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, तो ये हो गया ड्रॉइंग। देन पेज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, खुद के एक्सपेंसेस में, खुद के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कौन सी कैश यूज की, बिजनेस की। बिजनेस की कैश बिजनेस के एक्सपेंसेस के लिए ही यूज होनी चाहिए, बट अगर ओनर ने, बिजनेसमैन ने उसको पर्सनल यूज के लिए यूज किया, तो उस केस में उसको बोलेंगे ड्राइंग। सो कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर अपोजिट कंसेप्ट्स। एनीथिंग इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर इज कैपिटल एंड एनीथिंग विड्रॉन। सो सिर्फ कैश का विड्रॉवल हो सकता है क्या, नहीं। या तक अभी आप क्लोथ्स के शॉपकीपर हो, आप क्लोथ्स कुछ लेके गए आपके घर, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए, तो ये आपने ड्राइंग्स किया, तो आपने किसका ड्राइंग्स किया, गुड्स का ड्राइंग्स किया। आपने बिजनेस में जो फर्नीचर आप यूज कर रहे थे, वो फर्नीचर उठा के आप घर में यूज करने वाले हो अभी वो फर्नीचर, तो वो भी क्या हुआ, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग सिर्फ कैश का हो सकता है क्या, नहीं, कैश का हो सकता है, कौन सा भी फर्नीचर, मशीनरी आप विड्रॉ कर सकते हो, या आपके जो गुड्स है वो भी विड्रॉ कर सकते हो। सो ये हो गए दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कैपिटल एंड ड्राइंग। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट। ऑल दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो डेटर मतलब क्या, देखो, सो हमारे एग्जाम्पल में अभी हमने देखा था कि अमन को हमने गुड्स सेल किए थे 8,000 के, एंड उसने हमें इमीडिएटली पेमेंट किया था क्या, नहीं, वो बाद में पेमेंट करने वाला था, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके। सो अमन इज डेटर फॉर अस। सो डेटर का मीनिंग क्या होगा, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल, ठीक है। सो देखो इसका स्पेलिंग है DEBTOR, बट उसका प्रोनाउंसिएशन डेप्टर नहीं है, हाँ, प्रोनाउंसिएशन है डेटर। सो डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल टू द बिजनेस, एंड इसका एग्जैक्टली अपोजिट कंसेप्ट है क्रेडिटर। सो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। सो फॉर एग्जाम्पल हम शॉपकीपर है, हम रिटेल में क्लोथ सेल करते हैं, सो हमने बल्क में मैन्युफैक्चरर से परचेस किए थे 1 लाख के, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स हमने परचेस किए हैं, बट हमने 1 लाख इमीडिएटली पे नहीं किया, ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑन क्रेडिट परचेस किया, हमने उधारी पे परचेस किया,
तो उस मैन्युफैक्चरर को 1 लाख पे करना है. सो द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस इज नोन एज क्रेडिटर. सो वो मैन्युफैक्चरर कौन हो गया? क्रेडिटर. ओके, सो द पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज रिसीवेबल इज डेटर and the person to whom amount is payable is creditor. Okay, now next is bad debts. So bad debts मतलब क्या? अमन था जो हमारा डेटर है, अमन को हमने 2 दिन के बाद कॉल किया कि तुमसे 8,000 रिसीवेबल है, उसने कॉल ही नहीं उठाया, कॉल स्विच ऑफ आ रहा था. सो हमने बहुत फॉलोअप लिया बट अमन से कांटेक्ट नहीं हुआ एंड अमन से रिकवरी करना इम्पॉसिबल हो गया. Okay, so an irrecoverable amount from a debtor is known as bad debts. Okay, so bad debts क्या है? Irrecoverable amount from the debtor. So bad debts is a loss to the business. ठीक है? So next concept, expenditure and types of expenditure. So expenditure मतलब क्या? खर्चा, amount spent by the business for any consideration received. सो एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड मतलब क्या? हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ तो मिलेगा ना हमें, आइदर गुड्स मिलेंगे, कुछ तो सर्विस मिलेगी. सो एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, बट ये एक्सपेंडिचर के कुछ टाइप्स है. सो ये टाइप्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द टाइप्स उसका अकाउंटिंग अलग होता है. ओके, फर्स्ट देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड टाइप क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो हम आज 2 ही टाइप्स देखने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब परचेस ऑफ एनी एसेट. सो एसेट का मतलब क्या है? एसेट मतलब एनीथिंग यूज्ड इन द बिजनेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. सो जैसे कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ एसेट है. तो अगर ये एसेट आपने परचेस किए तो परचेस ऑफ एसेट क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स एसेट और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट. इट गिव्स द बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड. सो ये एक्सपेंसेस करके उसके बदले में हमें जो बेनिफिट मिलने वाला है दैट इज फॉर लॉन्गर पीरियड. सो एग्जाम्पल देखो, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर. ओके, तो ये सब एग्जांपल्स है कैपिटल एक्सपेंडिचर के. नाउ द सेकेंड एग्जांपल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब डे टू डे बिजनेस में जो आप एक्सपेंस करते हो, सैलरी का पेमेंट, रेंट का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, इंटरनेट चार्जेस का पेमेंट, मोबाइल का पेमेंट. ओके, तो ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये सारे क्या हो गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, एंड थर्ड टाइप हम बाद में सीखने वाले हैं. यस, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट. सो डिस्काउंट तो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है. ओके, सो जब डिस्काउंट मिलता है तो हम ज्यादा शॉपिंग करते हैं. सो बहुत सारे डिस्काउंट आपने देखे होंगे, फेस्टिवल सीजन में डिस्काउंट्स होते हैं, मानसून पीरियड में डिस्काउंट होते हैं. सो ये डिस्काउंट के 2 टाइप्स है, एक है कैश डिस्काउंट, सेकेंड इज ट्रेड डिस्काउंट. सो फर्स्ट हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या. सो फॉर एग्जाम्पल आप शॉप में जाते हो, एक शर्ट पे प्राइस टैग लगा हुआ है 1000 एंड वो क्रॉस करके उसके नीचे लिखा हुआ है 500. सो इसका मीनिंग क्या है कि 1000 का शर्ट आपको 500 में मिल रहा है, मतलब आपको 500 डिस्काउंट मिल रहा है. सो ये जो 500 डिस्काउंट है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. ओके, सो ट्रेड वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रेड मतलब सेल. ओके, तो सेल इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है. क्योंकि जब लोग, कस्टमर कम अमाउंट में ये गुड्स देखेंगे तब वो ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा शॉपिंग करेंगे, सो ज्यादा सेल हो पाएगा. करेक्ट. सो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज द सेल्स. सो ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या? जो आप प्राइस देखते हो ओरिजिनल एंड उससे कम प्राइस में अगर आप खरीदते हो तो जो भी डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. एंड दूसरा है कैश डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट इज गिवन टू मेक द प्रॉम्प्ट पेमेंट. सो अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, उधारी पे
कस्टमर्स ने खरीदा है तो उन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट करना चाहिए, इमीडिएट पेमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और एक एग्जाम्पल है अर्ली बर्ड डिस्काउंट। सो फॉर एग्जाम्पल 30 नवंबर के पहले अगर आपने पेमेंट किया तो आपको 10,000 फीस लगेंगी। आपने 30 नवंबर के बाद पेमेंट किया तो आपको 20,000 फीस लगेगी। सो इस केस में कस्टमर्स क्या करेंगे, बिफोर 30 नवंबर पेमेंट करेंगे। सो ये प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया गया था। सो ये हो गया कैश डिस्काउंट। सो नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज द सेल्स एंड कैश डिस्काउंट इज गिवन टू मेक द प्रॉम्प्ट पेमेंट। ओके, सो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हम कंसेप्ट बाद में करेंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग ईयर। सो आपको कैलेंडर ईयर तो पता होगा, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। कैलेंडर ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है, जनवरी से स्टार्ट होके दिसंबर तक। तो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से एंड एंड होता है मार्च में। सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ईयर क्या मिलेगा, अप्रैल टू मार्च, बिकॉज अप्रैल टू मार्च इज अकाउंटिंग ईयर एंड कैलेंडर ईयर आपको पता है जैन टू दिसंबर। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सो ट्रेडिंग कंसर्न, कंसर्न मतलब ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, इट इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न। एंड दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सो नाम में ही है, सो इनका ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट ये रहेगा क्या, नहीं। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी और टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। सो दोनों के लिए अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है क्या, यस। ट्रेडिंग कंसर्न्स को भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स को भी अकाउंटिंग करना पड़ेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, ये सब क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स है। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देन गुडविल कंसेप्ट हम बाद में करने वाले हैं। प्रॉफिट और लॉस, ये तो सबसे इजी कंसेप्ट है, ये तो सबको पता होते हैं। आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कौन से भी बैकग्राउंड से हो, आपको प्रॉफिट और लॉस के मीनिंग तो पता होते हैं। प्रॉफिट मतलब क्या, इफ सेलिंग प्राइस is more than the cost then there is a profit. So example देखो, if goods are sold for 50,000 and all expenses during that period amounted to 30,000, so profit कितना हुआ, 20,000. and loss मतलब if cost of the price is more than selling price then there is a loss. So goods are sold for 50,000 and expenses सारे कितने हो गए, 60,000 के expenses हैं, so there is a loss of 10,000. Then next concept is income. So for example, आपने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो आपको क्या इनकम मिलता है, इंटरेस्ट। आपके पास प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी है तो आपके लिए इनकम क्या होगा, रेंट। आपने अगर एजेंट हो आप तो आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको डिविडेंड मिलेगा, तो ये सारे इनकम है, ठीक है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन। एंड सेकेंड कंसेप्ट इज रेवेन्यू। सो रेवेन्यू एंड इनकम सेम ही है क्या, यस, दोनों सेम है बट एक स्लाइट डिफरेंस है। सो रेवेन्यू का मीनिंग देखो, इट इज द इनकम। सो रेवेन्यू इनकम ही है दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। सो वेजिटेबल वेंडर के लिए सेल ऑफ वेजिटेबल्स रेवेन्यू हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है उसकी, सेल ऑफ वेजिटेबल्स। ग्रोसरी शॉप वाले के लिए क्या रहेगा रेवेन्यू, सेल ऑफ ग्रोसरी। केमिस्ट के लिए क्या रहेगा रेवेन्यू, सेल ऑफ मेडिसिन। सो जो आपकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी है एंड उससे जो इनकम आ रहा है दैट इज रेवेन्यू। फिर फॉर एग्जांपल केमिस्ट को जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट उसने इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, एफडी में, और उससे उसको मिल रहा है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है।
सो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी से अगर आपको इनकम मिल रहा है तो उसको आप रेवेन्यू बोलोगे, अदरवाइज अदर सोर्सेस से मिल रहा है तो वो हो गया इनकम। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड नेटवर्थ। सो एसेट ऑलरेडी हमने देखा है, एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन दैट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज एन एसेट। सो एग्जाम्पल प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे क्या है एग्जाम्पल्स ऑफ एसेट। सो कुछ एसेट्स जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, वो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, उसका मीनिंग हम बाद में देखेंगे। अभी एसेट मतलब इतना समझो कि फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, ये सब क्या है एसेट्स। सो एसेट्स में 3 टाइप्स है, उसमें से 2 टाइप आज हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट इज नॉन करंट एसेट एंड सेकंड इज करंट एसेट, थर्ड इज फिक्टिशियस एसेट। उसमें से 2 टाइप्स आज हम देखेंगे, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। सो नॉन करंट एसेट्स मतलब द एसेट्स which give long term benefit to the business are known as fixed assets or non current assets. So the assets from which we are getting long term benefit like land and building, plant, machinery, so these are non current assets or fixed assets. And second is current assets. So current assets means assets which are held in the business for operating year and can be converted easily into cash. सो जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन 12 मंथ्स। ऑपरेटिंग ईयर मतलब जनरली 12 मंथ्स का ऑपरेटिंग ईयर होता है। सो विद इन ऑपरेटिंग ईयर, विद इन 12 मंथ्स अगर वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसेट बाइफरकेट होगा इन करंट एसेट्स। सो एग्जाम्पल्स देखो, कैश इन हैंड तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, देन बैंक बैलेंस, देन स्टॉक, देन डेटर्स आपको पता है। स्टॉक मतलब क्या, आपने 1000 क्वांटिटी के क्लोथ्स परचेस किए हैं एज अ बिजनेसमैन एंड 700 क्वांटिटी आपने सेल की है, तो आपके पास कितनी क्वांटिटी है 300। सो आपके पास 300 क्वांटिटी का स्टॉक है। ओके, सो स्टॉक इज ऑल्सो करंट एसेट। और एक उन्होंने एग्जाम्पल में दिया है बिल्स रिसीवेबल, बट वो कंसेप्ट हम बाद में सीखेंगे। आपको इतना तो समझा होगा, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ये सब क्या है स्टॉक, ये सब करंट एसेट्स है। सो एसेट्स के 2 टाइप्स हमने देखे, एक है नॉन करंट एसेट्स एंड दूसरा करंट एसेट्स। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ लायबिलिटीज। सो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लायबिलिटी। सो लायबिलिटी का ऑलरेडी हमने एक एग्जाम्पल देखा है, क्रेडिटर। सो क्रेडिटर मतलब कौन, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। ओके, सो अगर अमाउंट पेएबल है टू अदर्स तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। सो अगेन लायबिलिटी भी 2 टाइप्स के हैं, कौन से 2 टाइप होंगे, करेक्ट, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। सो नॉन करेंट लायबिलिटीज मतलब जिसका लॉन्ग टर्म में आपको पेमेंट करना है, इमीडिएट पेमेंट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म में रीपे करना है, तो वो होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे कि आपने लोन लिया है फ्रॉम बैंक, सो वो लोन आपको रीपे करना है, या एनी अदर इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है, या कैपिटल, कैपिटल भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बिजनेस बंद होने के बाद बिजनेस को वो जो अमाउंट इन्वेस्ट की है एज अ कैपिटल ओनर ने, तो ओनर को वो अमाउंट वापस करनी है। ओके, दैट्स व्हाई कैपिटल इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एंड सेकेंड इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जो लायबिलिटी आपको विद इन 12 मंथ्स इमीडिएटली रीपे करनी है, दैट इज करंट लायबिलिटी। सो एग्जाम्पल क्रेडिटर्स या शॉर्ट टर्म जो लोन रहेंगे जो विद इन 12 मंथ्स आपको रीपे करने हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज। एंड बिल्स पेएबल भी एग्जाम्पल है, बट वो टर्म हम बाद में सीखेंगे। देन नेक्स्ट टर्म इज नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। सो कैपिटल मतलब ही नेटवर्थ, मतलब ही ओनर्स इक्विटी। सो देखो यहाँ पर इक्वेशन दिया है, नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल। ओके, अभी हमने 2 कंसेप्ट सीखे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके,
सो कैपिटल मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज एंड कैपिटल मतलब ही नेटवर्क मतलब ही ओनर्स इक्विटी। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन दिस फॉर्मूला। सो फॉर्मूला याद रखो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो देखो इस एग्जांपल में इफ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 4 लाख, कैपिटल दिया है उन्होंने 4 लाख एंड द क्रेडिटर्स आर 2 लाख, मतलब लायबिलिटी 2 लाख की है, तो आपको एसेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल कितना है 4 लाख इज इक्वल टू एसेट्स माइनस 2 लाख लायबिलिटी ना। सो एसेट्स कितने हो गए 4 लाख, 2 लाख लेफ्ट साइड को जाएंगे एंड प्लस हो जाएगा ना, सो 6 लाख हो गए। सो एसेट्स कितने के हो गए 6 लाख के। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इफ टोटल एसेट्स आर 1,50,000 एंड कैपिटल इज 1 लाख, तो आपको फाइंड आउट करना है लायबिलिटी कितनी है। सो अगेन फर्स्ट फॉर्मूला आप लिखोगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। सो कैपिटल दिया है क्या आपको क्वेश्चन में, यस इट इज 1 लाख इज इक्वल टू एसेट्स दिए हैं 1,50,000 माइनस लायबिलिटीज, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे इसको रीअरेंज करोगे, लायबिलिटीज को लेफ्ट साइड को डालोगे एंड जो कैपिटल की अमाउंट है वो राइट साइड को आ जाएगी। सो 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो लायबिलिटीज कितने आ गए 50,000। एंड थर्ड एग्जाम्पल तो सबसे इजी है, इफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 5 लाख एंड लायबिलिटीज आर 2 लाख। सो एसेट्स दिए 5 लाख, लायबिलिटीज है 2 लाख, तो आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल। सो कैपिटल विल बी 3 लाख। यस, एंड और एक टाइप है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, वो हम बाद में सीखने वाले हैं। सो लायबिलिटीज के भी हमने 2 टाइप्स देखे, नॉन करंट करंट, एंड एसेट्स में भी 2 टाइप्स देखे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अभी और 2 कंसेप्ट सीखने हैं, सॉल्वेंट पर्सन एंड इंसॉल्वेंट पर्सन। सो पर्सन whose assets are more than his liabilities, this person is known as solvent person. सो एग्जाम्पल देखो, अ पर्सन टोटल एसेट्स आर 50 लाख एंड उसके लायबिलिटीज है 30 लाख, तो उसके एसेट्स मोर है कंपेयर टू हिज लायबिलिटीज, देन ही इज अ सॉल्वेंट पर्सन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, सॉरी सेकेंड कंसेप्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होगा, इसका ऑपोजिट, अ पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स, then that person is known as insolvent person. So for example, a person's total assets are 20 lakh and his total dates मतलब liabilities, हाँ, डेट का स्पेलिंग देखो क्या है, DEBTS, ओके, अलग स्पेलिंग है, DATE नहीं, एंड डेप्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है डेट, डेट मतलब ही लायबिलिटी। सो एसेट्स कितने हैं 20 लाख के एंड लायबिलिटीज आर 50 लाख। So if liabilities are more compared to the assets, then that person is known as insolvent person. So liabilities ज्यादा है, इतना ही क्राइटेरिया लगाना है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन के लायबिलिटीज है 20 crores, सो लायबिलिटीज आर मोर, ऐसे नहीं। अगर उसके एसेट 20 crores से ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट पर्सन हो गया। सो हमें ये लायबिलिटीज कंपेयर करने हैं विथ हिज एसेट्स एंड देन डिसाइड करना है वेदर दैट पर्सन इज सॉल्वेंट पर्सन या इंसॉल्वेंट पर्सन। ओके, सो आज हमने सारे बेसिक टर्म्स कवर किए हैं ऑफ अकाउंटिंग। सो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जनरली जो साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट हो रहे हैं या कोविड पीरियड में जिनको ये बेसिक्स पता नहीं है कोई, क्योंकि आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है तो ही आपको हायर लेवल का अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।